हिंद, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, टॉप 40 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम यहां पर करने वाले हैं जो आपके पेपर में इस बार आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें पेपर में क्वेश्चंस के छक्के छुड़ा देने हैं। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो हमें हर प्रकार से तैयार करना है। तो आज वाली क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, प्लस में रोग रोगाणु और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आर्मी अग्निवीर के लिए अपने इस चैनल की साइंस की ये लास्ट क्लास है, क्योंकि साइंस के आगे क्लासेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलो अब शुरुआत करते हैं बिना देरी से और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो नए स्टूडेंट है मैं उनको बता ही देता हूं कि भाई अब साइंस की सिर्फ 3 क्लास और आएंगी अपने वर्दी लवर्स वाले चैनल पे, जो आपको 22 जून, 24 जून और 26 जून को देखने के लिए मिलने वाली है। ये 3 क्लास और देख लेना, उसके बाद साइंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप साइंस में मैक्सिमम स्कोर करने वाले हो। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जो पहले से हमारे साथ नहीं जुड़े थे, पढ़ नहीं पा रहे, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने आपके लिए साइंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आप भी मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे साइंस में। ये नए स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हो। बाकी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, उनको हम पढ़ लेते हैं। क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चंस तो होंगे ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज मैं बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि साइंस की ये लास्ट क्लास होने वाली है आर्मी अग्निवीर के लिए। चलो, डीआरडीओ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये अपने को बताना है। तो जो हमारा डीआरडीओ है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी सबसे पहला मेन काम क्या है उसका। तो उसका मेन काम है रक्षा प्रौद्योगिकी विकास, यानी हमारे देश के जो रक्षा के लिए जो भी हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, अस्त्र शस्त्र, उनका निर्माण करना। ये काम किसका होता है? डीआरडीओ का होता है, जिसको बोल सकते हो आप डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम है, और इसका प्रमुख काम हो जाएगा डीआरडीओ का, ठीक है जी, डीआरडीओ। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा, ये अपने को बताना है। डीआरडीओ नहीं, भारत का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है। और डीआरडीओ का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय कहां हो जाएगा? डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है मुख्यालय। कहां पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। तो भारत का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा पृथ्वी। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी। तो याद कर लो क्या हो जाएगा? पृथ्वी। चलो, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई? तो डीआरडीओ की स्थापना कब की गई? सन 1958 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि हमारे रक्षा के जो यंत्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनका निर्माण करना। आगे, डीआरडीओ द्वारा विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए का नाम क्या है? तो पहले तो एलसीए की फुल फॉर्म याद कर लो, तो क्या हो जाएगा? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो जाएगा एलसीए का नाम। और उसका नाम आपको बताना है, बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, और वो कौन सा है? हमारा तेजस है। कौन सा हो जाएगा? तेजस, जो एयरक्राफ्ट अपना वो वाला हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहां है? तो डीआरडीओ से जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसरो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसरो का फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है कर्नाटक, बेंगलोर में। बेंगलोर में है, और राज्य आपसे पूछे तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। तो कहां पर हो जाएगा भाई? कर्नाटक, बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
तो सबसे पहले उपग्रह कौन सा है भारत का पहला, उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको सन 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपका जो इसरो है ना, ये हमारा जो इसरो है वो क्या काम करता है, जो उपग्रह वगैरह लॉन्च करने का काम है वो इसरो करता है। और रक्षा के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं वो उसका काम कौन सा है, मिसाइल वगैरह जो बनते हैं वो काम हो जाएगा डीआरडीओ का, और उपग्रह वगैरह किसका काम हो जाएगा, इसरो का हो जाएगा। ठीक है जी, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसरो का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटक में हो जाएगा। चलो, भारत का सबसे भारी लॉन्च वाहन कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो भारत का सबसे भारी लॉन्च वाहन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा GSLV मार्क 3 हो जाएगा, GSLV मार्क 3 हो जाएगा। ठीक है, GSLV मार्क 3 क्या हो जाएगा, भारत का सबसे भारी वाहन है। चलो, चंद्रयान-1 भारत का पहला मिशन था, बताओ। देखो, चंद्रयान है चंद्रमा पर भेजा जाता है, याद कर लो। देखो, चंद्रयान है चंद्रमा पर भेजा जाता है, मंगलयान है मंगल ग्रह पर भेजा जाता है, आदित्य L1 है वो सूर्य पर भेजा जाता है, सूर्य से संबंधित है। ठीक है, और गगनयान है अंतरिक्ष से हो जाएगा। चारों याद हो गए, चारों सभी को याद हो गए हैं ना। ठीक है, चारों याद हो गए ना, अच्छी बात है। चंद्रयान किसके लिए हो जाएगा, चंद्रमा के लिए हो जाएगा। ठीक है, मंगलयान किसके लिए हो जाएगा, मंगल ग्रह के लिए हो जाएगा, मंगलयान मंगल ग्रह के लिए। इसके अलावा आदित्य L1 किससे लिए हो जाएगा, ये सौर से संबंधित हो जाएगा, सूरज से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा बन गया आपका, गगनयान, ये किससे हो जाएगा, ये अपना संबंधित है भाई अंतरिक्ष से। किससे संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित हो जाएगा, अंतरिक्ष से। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो चंद्रयान किससे हो जाएगा, चंद्रमा से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के लिए कौन सा उपग्रह प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार तो काफी चर्चा में रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कि भारत के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के लिए कौन सा उपग्रह प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो जीपीएस नेविगेशन होता है उसके लिए, तो इसके लिए हम करते हैं, नाविक नाम का है, क्या नाम का है अपना, नाविक नाम का है, उसका हम यूज करते हैं, जिसको IRNSS भी बोला जाता है। वैसे आपको नाविक लिख के ही देगा मोस्टली, लेकिन कभी कभी आपको IRNSS भी लिख के दे सकता है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, वैसे कौन सा हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। चलो, जीसैट उपग्रह श्रृंखला मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो जीसैट जो श्रृंखला है उपग्रह वाली, ठीक है, जीसैट उपग्रह श्रृंखला है वो मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो जीसैट किसके लिए हो जाएगा, तो ये जीसैट हो जाएगा भाई संचार के लिए। किसके लिए हो जाएगा, संचार करने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए आपका हो जाएगा कौन सा, जीसैट, याद कर लो, जीसैट है वो किसके लिए हो जाएगा, संचार के लिए हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया उपग्रह SAS पहल के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, बताओ। तो ये किया गया था GSAT-9, कौन सा लॉन्च किया गया था, GSAT-9 है वो लॉन्च किया गया था दक्षिण एशिया उपग्रह पहल के लिए। ठीक है, तो GSAT-9 हो जाएगा। आगे है कि RISAT-1 किस प्रकार का एक उदाहरण है, RISAT-1, तो याद कर लो, RISAT किससे है, R से, तो R से क्या हो जाएगा, रिमोट। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा, रिमोट। ठीक है, GSAT कम्युनिकेशन के लिए हो जाएगा, GSAT ये कम्युनिकेशन के लिए हो गया। ठीक है, और RISAT किसके लिए हो जाएगा, आपका रिमोट के लिए हो जाएगा, RR, तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे,
अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? देखो ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, ये आपके जीके में भी आपसे पूछ सकता है और ये आपसे साइंस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछेगा जरूर, इतना फिक्स है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो राकेश शर्मा है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे। और महिला की बात हो तो कल्पना चावला जी हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, और अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले तो कल्पना चावला जी हो जाएंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो मोम का फुल फॉर्म है, तो मोम का फुल फॉर्म याद कर लो, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो जाएगा। ये को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? मंगलयान के नाम से जानते हैं। और कौन से ग्रह पर इसको भेजा गया था? मंगल ग्रह पर इसको भेजा गया था। ठीक है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसको मंगलयान के नाम से जाना जाता है। निसार उपग्रह के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया था? बताओ। तो जो निसार उपग्रह है उसके लिए जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किसके सहयोग के साथ किया था? ये तो नासा के साथ। किसके साथ? नासा हो जाएगा। ठीक है, नासा हो जाएगा। भारत का प्रस्तावित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो अंतरिक्ष का पूछा है, अंतरिक्ष का। तो अंतरिक्ष का मैंने अभी आपको क्या बताया था? गगनयान। तो अंतरिक्ष का क्या हो जाएगा? गगनयान। चंद्रमा का क्या हो जाएगा? चंद्रयान हो जाएगा। अंतरिक्ष का गगनयान हो जाएगा। और सौर का क्या हो जाएगा? सूर्य का आदित्य L1 हो जाएगा। तो ये तीनों अपने को याद रख लेने हैं। ठीक है, और मंगल ग्रह का मंगलयान। शुक्र पे अभी है नहीं, तो शुक्रयान तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। मलेरिया फैलाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? वैसे तो आप सभी को पता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपसे जीव पूछा है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको प्रोटोजोआ बोला जाता है। क्या है कि मलेरिया फैलाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेवार होता है? तो प्रोटोजोआ जिम्मेवार होता है। ठीक है, मलेरिया है किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ठीक है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो किससे प्राप्त होती है? तो जो पेनिसिलिन है वो क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्या है भाई? एंटीबायोटिक है जो हमें किससे प्राप्त होती है? तो ये फंगस से प्राप्त होती है, कवक से प्राप्त होती है। फंगस हो गया, उससे प्राप्त होती है। फंगस, कवक, फफूंदी, ठीक है, उनसे प्राप्त होती है। फंगस से, कवक से प्राप्त होती है। दही के उत्पादन के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको याद करवाया था कि दूध दही से संबंधित अगर आपसे पूछे तो लैक्टो शब्द याद कर लेना। तो क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। तो क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है दही के उत्पादन के लिए। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दूध से दही बनाने के लिए या दूध से दही जमाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो दूध का जहां पर नाम आ जाए दूध दही तो क्या हो जाएगा? लैक्टो हो जाएगा। दूध से बनी हुई चीजें लैक्टो से संबंधित होती है। कोविड-19 महामारी किस वायरस के कारण होती है? तो कोविड-19 अब दोबारा से आ रहा है, तो दोबारा से चर्चा में है। काफी जगह पे केस देखने को मिले हैं ना। हाँ, न्यूज देखते होगे तो पता होगा, मैं तो नहीं देखता, वैसे पता चल जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? SARS-CoV-2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SARS-CoV-2। वैसे भी याद कर सकते हो, CoV है और CoV है। ठीक है, 2 मतलब दूसरी बार आ रहा है। कैसे याद करोगे कि भाई अब कोरोना वायरस कब आ रहा है? दूसरी बार आ रहा है, तो ऐसे। ठीक है, चलो। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो साराभाई स्पेस। तो विक्रम साराभाई अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, सुबह वाली क्लास में ही हमने पढ़ा था क्या कि अंतरिक्ष से संबंधित हो जाएंगे विक्रम साराभाई। तो ये कहां पर है? ये थुम्बा में हो जाएगा। थुम्बा कहां पर है? केरल में है। ठीक है, केरल में ही है ना। हाँ, ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? केरल में हो जाएगा, थुम्बा में हो जाएगा। थुम्बा क्या है? थुम्बा,
THUMBA, थुम्बा में है। ठीक है, थुम्बा केरल में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसरो का कहां पर है? बेंगलोर में, कर्नाटक में। और DRDO का कहां पर है? नई दिल्ली में। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोबारा से रिपीट कर लो कि भाई विक्रम साराभाई किससे संबंधित है? अंतरिक्ष से। तो यहां पर विक्रम साराभाई भी दिया हुआ है, तो ये संबंधित हो जाएंगे अंतरिक्ष से। आपसे एग्जाम्स में पूछेगा, तो अंतरिक्ष से संबंधित है विक्रम साराभाई। ठीक है, और मिसाइल से संबंधित कौन हो जाएंगे? मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। और अगर आपसे पूछा जाए परमाणु से संबंधित, परमाणु, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। ठीक है, और CV रमन किससे संबंधित हो जाएंगे? फिजिक्स, भौतिकी से। ठीक है, भौतिकी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है और पुरस्कार मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। चलो, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन आज ही मैंने डाला था, आज ही इंस्टाग्राम पर मैंने शेयर किया था, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को हिंदी में तो कवक विज्ञान बोल दोगे, लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी हो जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। तो कवक के विज्ञान को, अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ठीक है जी, चलो। इसरो का पहला सौर मिशन कौन सा हो जाएगा? सौर सूर्य वाला कौन सा बताया था? आदित्य L1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आदित्य L1। एंटीबायोटिक किसके खिलाफ प्रभावी हैं? तो जो एंटीबायोटिक होती हैं वो किसके खिलाफ प्रभावी होते हैं? तो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के खिलाफ प्रभावी होते हैं। किसके? बैक्टीरिया, जीवाणु के खिलाफ प्रभावी होते हैं। और भाई चलो यहां पर लिखा हुआ है, अच्छा मैं फुल फॉर्म बताना भूल गया था क्या DRDO की? चलो बता देते हैं, यहां पर लिखी भी हुई है। तो DRDO की फुल फॉर्म, इसरो की आपसे पूछता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसरो का। DRDO का क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? D से डिफेंस, R से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलो ये वाला देखो, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल नाग एक है, क्या है? तो नाग क्या है? वैसे नाग समझते हो ना? ठीक है, काला नाग, काला सांप अपना। क्या है कि उसको छोड़ दो और वो जाके अपने आप झपट लेगा। ठीक है, कि उसको पता है कि टारगेट कहां पर, बस उसको बताना है, एक बार छोड़ना है, फिर जाके अपने आप अटैक कर देगा। तो एंटी टैंक मिसाइल, ये याद करवाने का तरीका है। तो नाग है, वो क्या है? देखो क्या है, तो इसको क्या करो, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल इसको बोला जाता है, कि इसको छोड़ दो और भूल जाओ, क्योंकि अपने आप जाके काट लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल हो जाएगा। तो नाग कैसी है? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल हो जाएगा, किसको छोड़ दो और भूल जाओ, अपने आप ये अपना काम कर देगा। तो इस तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि नाग को जाने में समय लगता है ना, तो हमने छोड़ दिया, वो जाके काम कर देगा। ठीक है, चलो याद करने का तरीका है, छोड़ना मत। ठीक है, कहीं किसी के पीछे छोड़ दो। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर किस DRDO प्रयोगशाला में विकसित किया गया? ठीक है, पिनाका, ये तो इतना ज्यादा हार्ड है, ये आपके एग्जाम्स का नहीं है, थोड़े और ज्यादा लेवल के एग्जाम्स का आ गया, लेकिन क्वेश्चंस टाइप है तो हम बता देते हैं। तो इसको बोला जाएगा ARDE। ठीक है, कौन सी प्रयोगशाला है? ARDE प्रयोगशाला है। फुल फॉर्म आप यहां पर देख सकते हो, जिसको देखना है, वैसे आएगा नहीं ये। ठीक है, आए तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अस्त्र मिसाइल किसके लिए डिजाइन की गई? तो अस्त्र, दो चीजें होती हैं, एक होता है अस्त्र और दूसरा होता है शस्त्र। तो अस्त्र वो होता है जिसको हम फेंक के मारते हैं। ठीक है, जो हमारे हाथ से निकल जाता है, हमने फेंक दिया, हवा में फेंक दिया और जाके वो अटैक कर देगा, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको अस्त्र बोला जाता है। और शस्त्र वो होता है जो हम हाथ में लेके लड़ रहे होते हैं, जैसे तलवार हो गया, ठीक है, भाला वगैरह हो गया, उससे हम लड़ रहे होते हैं, वो क्या हो गया? शस्त्र हो गया। तो अस्त्र क्या हो जाएगा? हवा से हवा में युद्ध करना। तो क्या हो जाएगा? अस्त्र। आपने देखा होगा ना, महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा,
कि एक इधर से तीर छोड़ दी जाती है, एक उधर से तीर छोड़ दी जाती है और दोनों हवा में आके टकरा रही होती है, तो हवा से हवा में युद्ध करने वाले को क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अभ्यास प्रणाली एक है। तो अभ्यास प्रणाली क्या है? तो ये क्या है? मानव रहित हवाई लक्ष्य। क्या है कि मानव रहित हवाई लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार आपके आर्मी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लेना, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो पी का हो जाएगा पोलर, एस का हो जाएगा सैटेलाइट, एल का हो जाएगा लॉन्च और वी का हो जाएगा व्हीकल। तो क्या हो गया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने वाले इसरो मिशन कौन सा है? तो ये अब आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, सभी स्टूडेंट है कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको 2 बार याद करवा दिया, 2 से 3 बार याद करवा दिया है, तो क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला इसरो मिशन कौन सा है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे। और हाँ, एक बात और कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताना कि आपका एग्जाम कौन सी तारीख को है। ठीक है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो आपको बताना है कि आपका एग्जाम है कौन सी तारीख को है। ठीक है जी, तो एडमिट कार्ड चेक कर लेना, पूरी तरीके से आप तैयार हो जाओ, उनके प्रिंट आउट निकलवा लो और फिर आराम से है पढ़ते रहो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और टाइम पे आपको पहुंचना है, टाइम जो दिया है उससे पहले पहुंचना है, क्योंकि पूरी मेहनत खराब हो जाएगी अगर किसी भी कारणवश आप लेट हो गए। आप जिस एरिया में जाना है एग्जाम, आप सोच रहे हो कि यहां पर चला जाऊंगा, और वहां से हो सकता है कोई नेता गुजर रहा हो, आधे घंटे 1 घंटे का जाम लग जाए, पेपर निकल जाएगा, नेता भी निकल जाएगा और पेपर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जल्दी पहुंचने की कोशिश कर। विक्रम लैंडर किस मिशन का हिस्सा था? ये इंपॉर्टेंट है भाई, विक्रम लैंडर है वो कौन से मिशन का हिस्सा था? तो वैसे तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो हो जाएगा आपका चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में भी लैंडर था, लेकिन अभी जो गया था वो कौन सा था? चंद्रयान 3 था। तो ऑप्शंस में अगर 3 दिया हुआ हो ना, तो चंद्रयान 3 हम कर देंगे। ठीक है, तो विक्रम लैंडर किस मिशन का हिस्सा हो जाएगा? मेनली जो चर्चा में रहा है वो चंद्रयान 3 के लिए रहा है, लेकिन 2 में भी लैंडर था। ठीक है जी, तो इसलिए तो अगर 2 ऑप्शन में है तो सिर्फ 2 है तो 2 कर दो, 3 है तो 3 कर देना। ठीक है, चलो, भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी हो जाएगी? तो उसका नाम है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट, सेट है SAT, ये वाला सेट है। ठीक है, एस्ट्रोसैट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोसैट हो जाएगा। भारत में मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा उपग्रह प्रयोग किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए हम देखते रहते हैं ना कि अभी बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली, क्या टेम्परेचर वगैरह हमारा चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है। तो भारत में मौसम का पूर्व अनुमान के लिए कौन सा उपग्रह प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है IONSAT 3D। ठीक है, IONSAT 3D का यूज किया जाता है, INSAT 3D आप बोल सकते हो। ठीक है, INSAT 3D। ठीक है, INSAT 3D। अब याद कैसे रखना है मैं वो भी बता देता हूं। मौसम से संबंधित हो गया, जब मौसम अच्छा होगा तो हमें कैसा दिखाई देगा? 3D के जैसा दिखाई देगा। इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है जी, चलो, कार्टोसैट सीरीज मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है? कार्टोसैट सीरीज है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है पृथ्वी के अवलोकन के लिए प्रयोग की जाती है। कार्टोसैट श्रृंखला है, सीरीज है, वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। जो हमारी पृथ्वी है इसको ऑब्जर्व करने के लिए प्रयोग की जाती है। हाइसिस उपग्रह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइसिस उपग्रह है
वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपर, कौन से के लिए हो जाएगा भाई? हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हाइसिस का। याद कर लो, HY। ठीक है, HY। भाई ऐसे ही याद करोगे, सारे वैसे तो याद नहीं होंगे, मुझे भी पता है, तो इसलिए जो जो थोड़े से हार्ड हैं या जिनका थोड़ा ट्रिक बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उससे याद कर लो। सभी एक जैसे नहीं है, थोड़े थोड़े अलग हैं, और वो अलग क्यों है वो मैंने आपको दिखा दिया है, कैसे आप याद कर सकते हो। भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा कौन सा है? तो ये भाई अपना जो नाविक है ना, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम कौन सा है, वो नाविक है, उसी का हिस्सा है। लेकिन ये क्षेत्रीय नेविगेशन की बात हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? IRNSS 1A। ठीक है, उसमें मैंने IRNSS बताया था, तो एक ए हो जाएगा, मतलब ये छोटे हिस्से की बात हो रही है। तो जैसे सेक्शन को बना देते हैं ना ABCD, इस तरीके से ये सेक्शन बन गया है। ठीक है, तो याद कर लो IRNSS 1A। ठीक है, और मेनली नाम क्या है? नाविक का ही ये हिस्सा है, नाविक का ही हिस्सा है। कारमैन रेखा किसके बीच की सीमा को चिन्हित करती है? इंपॉर्टेंट है। जो कारमैन रेखा है वो किसके बीच की सीमा को चिन्हित करती है? तो ये पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। कारमैन रेखा है वो पृथ्वी और अंतरिक्ष की, ठीक है, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की रेखा को करती है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, आंसर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी भाई? तो क्या हो जाएंगी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएंगी। और भारतीय महिला पूछे तो कल्पना चावला जी हो जाएंगे। ठीक है, और ये कौन से देश की थी? तो ये रूस देश की थी। कब गई थी? 1963 में गई थी। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना याद कर लो, नाम वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा। और भारत की कल्पना चावला। और कौन से देश की थी? रूस की। बस इतना याद रख लो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका उत्तराधिकारी है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, वो किसका उत्तराधिकारी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हबल स्पेस का। ठीक है, हबल स्पेस टेलीस्कोप का हो जाएगा। ठीक है, जेम्स है तो याद कर लो, जे के बाद क्या आता है? एच, हबल। जे से क्या बन गया? एच, हबल बन गया। JH। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 बोला था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ब्रेड के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो ब्रेड का उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म जीव का होता है? तो यीस्ट, खमीर का। खमीर डाली जाती है ना, अरे ब्रेड बनाने के लिए आपने देखा होगा इंटरनेट पे, ब्रेड का जो आटा गूंथा जाता है उसमें यीस्ट डाली जाती है, खमीर डाला जाता है, जिससे वो सॉफ्ट बन जाती है और फूली फूली बन जाती है। थोड़े से आटे की बहुत सारी बन जाती है। तपेदिक रोग किसके कारण होता है? तो तपेदिक का रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार होता है? तो राइजोबियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। और मिट्टी में जो नाइट्रोजन है वो कौन सी फसल की जड़ों के कारण होता है? तो दलहन फसल की। दलहन फसल की जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, प्रोबायोटिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक्स में किस प्रकार के सूक्ष्मजीवी होते हैं? तो लाभदायक जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? लाभदायक जीवाणु होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक जीवाणु होते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी में कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी में कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया हो जाएगा, जो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो गगनयान कहां पर जा रहा है? अंतरिक्ष में जाने वाला है, तो मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाना। ठीक है, मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाना है इसका उद्देश्य। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? कि मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाना। पृथ्वी को तो रहने लायक छोड़ नहीं रहे, ठीक है, और ये अंतरिक्ष में ले जाएंगे।
चलो, पर हमारे भाई जो साइंटिस्ट हैं उनको सल्यूट है भाई, ठीक है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, नेता लोग जैसे नहीं है वो बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से आर्मी देश को प्रोटेक्शन करती है ना, तो वो भी देश के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, जो DRDO में, इसरो में करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वायरस को एक जीवित जीव माना जाता है, क्यों बताओ क्यों? तो जो वायरस है उसको कहां पर सिर्फ एक जगह पे माना जाता है, जो होस्ट कोशिकाओं के अंदर होता है, यानी जिन कोशिकाएं हैं उनको होस्ट करती हैं। होस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि होस्ट का मतलब क्या होता है, कि जहां पर वो पाए जाते हैं, ठीक है, जहां से उनको खाना पानी दाना पानी मिलता है, उनके लिए क्या होते हैं, वो जीवित होते हैं सिर्फ, ठीक है। वायरस हो गया ये आपका, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो कि सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये दिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और वैसे अगर पूछा जाए तो श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहां पर? श्रीहरिकोटा में, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश कम आता है, श्रीहरिकोटा ज्यादा आता है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहां पर है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। चलो, चेचक रोग किसके कारण होता है? लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। तो चेचक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण चेचक रोग होता है, ठीक है। भुवन पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो भुवन पोर्टल है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है किया गया है भुवन पोर्टल। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, तो आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस क्लास में वो हमने कर लिए हैं। सबसे पहले जो अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़ा, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, वहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टाग्राम पर जैसे कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, कि भाई अभी आपकी एग्जाम डेट आ गई है ना, ठीक है भाई, अब एग्जाम नजदीक है, तो उसमें तुक्के कैसे लगाने हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, एक एक 2-2 मिनट के जो वीडियो होंगे आर्मी अग्निवीर के लिए, वो सारे के सारे इंस्टाग्राम पर मिलने वाले हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। साइंस की क्लास मैंने आपको बता दी 22, 24 और 26 जून को आएगी, और वो अपने वर्दी लवर्स वाले चैनल पे आने वाली है। इस चैनल पे क्या आएगा? तो इस चैनल पे आप जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पर तो हर किसी को जुड़ जाना है, ठीक है, अभी भी काम आएगा। फिर आपका जो फिजिकल है उससे रिलेटेड जानकारी है मैं वहां पर देता रहूंगा, जो टिप्स वगैरह हैं वो भी आपको वहां पर मिलती रहेंगी, और बाकी सारी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको वहां पर मिलती रहती है। तो जुड़ सभी जाना, ठीक है। रिजल्ट, कट ऑफ वगैरह, सिर्फ स्कोर वगैरह सब चीजों के बारे में वहां पर हम बात करने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और लिंक नहीं पता तो ये आईडी सर्च कर लेना, परवीन कटारिया पीके, आपको मिल जाएगा। 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।